डिमांड का इन जनरल मतलब होता है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब सर, डिज़ायर मतलब होता है विश करना। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ विश करना किसी भी कमोडिटी की या सर्विसेज की डिमांड नहीं कहलाता है। तो क्या क्या चीज़ें डिमांड कहलाती है? तो इकोनॉमिक्स में डिमांड इक्वल टू विश। पहले तो आपकी इच्छा होनी कोई प्रोडक्ट को खरीदने की। सेकेंड है आपका परचेसिंग पावर यानी एबिलिटी टू पे। तो परचेसिंग पावर आपका होना चाहिए यानी आपके पास पैसे होने चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए। और तीसरा है आपका विलिंगनेस टू पे यानी कि आपको पैसा खर्चने का मन भी होना चाहिए। सो तीन चीज़ें मिलके ही डिमांड बन पाती है। पहला सर आपकी गुड्स या फिर सर्विसेज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा आपकी परचेसिंग पावर यानी कि आपकी एबिलिटी होनी चाहिए यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए। और तीसरा आपको पैसा खर्चने की इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। कई बार अपन बोलते हैं कि यार ये चीज़ खरीदने का मन है, बोले आपके पास पैसे है, हाँ बोले पैसे भी है, तो क्या खरीदने का मन है, इतना पैसा खर्चने का मन है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं खर्चने का मन तो नहीं है, यानी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। दो चीज़ें इसमें और आनी चाहिए, क्या सर? प्राइस और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर प्राइस में आप कितनी कमोडिटी परचेस करना चाहते हैं जिसकी आपके पास पैसा भी है और विलिंगनेस भी है, तो वो क्या बनेगी? वो डिमांड बनेगी। तो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं। डिमांड चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे सर? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। जब सप्लाई पढ़ते हैं तो अपन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, लेकिन जब डिमांड पढ़ते हैं अपन तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। डिमांड चैप्टर बेसिक इसलिए भी है क्योंकि डिमांड जैसी आप पढ़ोगे तो उसका ठीक उल्टा करते जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ अपन को सप्लाई भी पढ़ना है। और डिमांड और सप्लाई की मदद से ही इक्विलिब्रियम निकाला जाता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निकाला जाता है, जो कि अपन देखेंगे एक एक करके। सो अभी तो अपन ने ये बना दिया कि डिमांड का मतलब नॉर्मली डिज़ायर होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, वो भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं मेरे से कोई पूछा कि सर आपको BMW खरीदने का मन है, बोला हाँ खरीदने का तो मन है, बोले कब खरीदोगे बताओ, तो मैं बोला 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की डिमांड में उसको लेंगे, अभी थोड़ी लेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम का भी महत्व है। ये हो गई हमारी डिमांड की कंप्लीट डेफिनेशन। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस एंड डिमांड के बीच में, क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है सर? कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लोगों को महंगा लगेगा प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेंगे, कम इच्छा करेंगे। और इसका उल्टा भी हो सकता है सर? हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि यदि प्राइस गिर जाएगा किसी प्रोडक्ट का तो उसको खरीदने की इच्छा भी आपकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाती है। तो ये रिलेशन समझ में आया? प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, उल्टा रिलेशन है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन कहते हैं। प्राइस नीचे, क्वांटिटी डिमांड ऊपर, अगेन उल्टा डायरेक्शन है दोनों का आपस में। तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे, एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर। मान लेते हैं आपकी पेप्सी मिलती थी 40 रुपए की, तो आप जो है वो एक बॉटल परचेस करके आते थे। अब पेप्सी का प्राइस हो गया मान लेते 20 रुपये, तो हो सकता है आप सोचोगे कि यार अब एक की जगह 2 खरीद लेते हैं, क्योंकि अब 40 रुपये में 2 आप परचेस कर सकते हो। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि प्राइस गिरती है तो आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है कोई भी चीज़ को खरीदने की, देयरफॉर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं। या मान लेते हैं आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए, दूसरा एग्जांपल, और आपके 30 ही रुपये थे, वो बोला 40 की है, आप नहीं खरीद पाओगे। लेकिन उसने बोला नहीं सर अभी जो है डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और आपको ये पेप्सी 25 रुपये मिल जाएगी। भाई वाह क्या बात है। तो जो पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था 40 रुपये में, क्योंकि मेरे पास 30 ही रुपये थे, आज मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ
क्योंकि 25 की मिल रही है। तो ये भी एक कारण है, जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब वो भी अफोर्ड करेंगे, दैट्स वाई प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बता दिए, वैसे तो इन डिटेल अपने को सारे कारण नीचे पढ़ने ही हैं आने वाले टॉपिक में। तो बस मेरे को ये समझाना था आपको कि जब भी प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। यही चीज़ कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या लिखा हुआ है? अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इतना ही नहीं है बल्कि आगे भी है। क्या है? अदर फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। सर ये अदर फैक्टर्स क्या है? तो आने वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अपन पढ़ने वाले, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। ऐसे अलग अलग पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसे अलग अलग फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो भी अपन पढ़ने वाले हैं आगे जब टॉपिक आएगा। तो फिलहाल के लिए समझ जाओ कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि वो चेंज नहीं होंगे। अगर बाकी सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा, तो प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ेगा और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा। ये कहता कौन है? ये लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारी कंप्लीट जो है लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हो गई। क्या कहा मैंने? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहना चाहिए। सो अब इसको रीड करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सर फंक्शनल रिलेशन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन का मतलब है कि डिमांड आखिर किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो इसको शो कैसे करते हैं, इसको गौर से देखना। dx यानी कि डिमांड फॉर कॉमोडिटी x, किसी कॉमोडिटी x की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड होगी? प्राइस पे डिपेंड होगी। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम। जी हाँ, प्राइस पे डिपेंड होगी। तो यहाँ पे f लिखा हुआ है, f यानी कि फंक्शनल रिलेशन, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड है ये, और px यानी कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी x। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ डिमांड किसी भी कॉमोडिटी x की डिपेंड करती है उसके प्राइस पे, यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी x पे। इसको शो कैसे करते हैं सिंबॉलिकली? इसको इस प्रकार से शो करते हैं। ये भी आने वाले पार्ट में अपन इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। डिमांड फंक्शन में, डिमांड फंक्शन आने वाला है, उसमें और ज़्यादा इसको क्लियरिटी से पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब अदर फैक्टर्स और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड गिरेगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है कि अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होगा। शो कैसे करते हैं अपन ने देख लिया। dx का मतलब डिमांड फॉर कॉमोडिटी x, किसके ऊपर डिपेंड होगा? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी x पे। तो कैसे लिखा मैंने? dx इक्वल टू f यानी फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके ऊपर डिपेंड है यानी कि डिमांड, तो किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर डिपेंड है। तो इस सब को हमने सिंबॉलिकली लिखा है, सिंबॉलिकली एक ही स्टेटमेंट में लिखा है, जिसको अपन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। चिंता मत करना, आगे टॉपिक आएगा तो इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। अभी के लिए लॉ ऑफ डिमांड में आप सिर्फ इतना समझे कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। आने वाले समय अपन क्या पढ़ेंगे? एक डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे जिससे आप ये सिंबल समझ जाओ, और दूसरा डिमांड्स के अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे, ताकि आपके माइंड में जो है सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो क्लियर हो जाए। सो जैसे नोट्स अपन बनाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए। चलिए तो फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो देखो, अलग अलग प्राइस में जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसे अपन डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्या बोला मैंने? अलग अलग प्राइस में जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसे अपन डिमांड शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम से हमने पूछा कि भाई बॉल तेरे को खरीदने का मन है? वो बोला हाँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमें बॉल खरीदने का मन है। बोले बॉल की प्राइस जो है ना 5 रुपये, बता कितनी खरीदेगा? तो बोले 10 खरीद लूँगा।
बोले प्राइस कम हो गई 4 रुपये हो गई, बोले कितना खरीदेगा, बोले 20 खरीद लूँगा। बोले प्राइस और कम हो गई 3 हो गई तो बोले 30 खरीद लूँगा। बोले 1 रुपये हो गई तो बोले 50 खरीद लूँगा। तो आपने देखा क्या, आपने देखा अलग अलग प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है कंज्यूमर के द्वारा। इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में रख दूं, टेबल के रूप में लिख दूं, जो कि मैंने लिखा ही है, जो कि यहाँ दिया ही हुआ है, ये टेबल के रूप में एक जगह अपन ने प्राइस लिखा है, दूसरी जगह अपन ने डिमांड लिखा हुआ है, आपकी मॉड्यूल में मतलब जो दिया हुआ है। सो टेबल के रूप में यदि अपन लिख देते हैं अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड, तो उसे अपन डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो ये क्या है, डिमांड शेड्यूल है। नाउ डिमांड शेड्यूल अपने को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं अपन कि अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जितनी की जाती है, जो की जाती है, उसको उसका बोल सकते हैं अपन टेबुलर प्रेजेंटेशन। उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होता है उसी को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन, अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जितनी की जाती है उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन को डिमांड शेड्यूल कहते हैं आसान लैंग्वेज में। और ये अपन का ऊपर बना भी हुआ एक शेड्यूल। नाउ यहाँ पे दिए हुए हैं दो अलग अलग टाइप्स, डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट का। सो अब अपन समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है किसी एक पर्सन की डिमांड किसी एक कॉमोडिटी के लिए, अलग अलग प्राइस में अलग अलग कॉमोडिटी जो एक पर्सन परचेस करना चाहता है उसे अपन कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मान लेते हैं अपन एक कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं वो है बॉल, और एक पर्सन की बात कर रहे हैं वो है राम। तो राम से हमने पूछा भाई 5 रुपए की बॉल है, बोलो कितनी चाहिए, तो बोले 10 चाहिए। 4 रुपए की बॉल है तो 20, 3 रुपए की बॉल है तो 30 पीस चाहिए। तो आपने देखा अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो कर रहा है राम, उसे अपन क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। सो बस इतना सा याद रखिएगा कि एक पर्सन की एक कॉमोडिटी के लिए जो डिमांड होती है उसे अपन इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अगर उसी को मैं टेबुलर फॉर्म में शो कर दूं, जो कि मैं शो कर ही रहा हूं, तो ये क्या बन गया है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन चुका है। तो एक पर्सन की एक कॉमोडिटी के लिए डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, और अगर अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को मैं टेबुलर रूप में शो कर दूं, वो भी सिर्फ एक ही पर्सन की, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट अपन समझते हैं कि ये मार्केट डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सो मार्केट डिमांड का मतलब होता है सारे पर्सन की मिला के किसी एक कॉमोडिटी के लिए जो डिमांड आती है उसे अपन कहते हैं मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में एक पर्सन एक कॉमोडिटी पढ़े थे, मार्केट डिमांड में ऑल पर्सन एंड वन कॉमोडिटी पढ़ेंगे, ऑल पर्सन एंड वन कॉमोडिटी। सर एग्जांपल तो दीजिए, तो ठीक है, ये प्राइस है कॉमोडिटी एक्स, प्राइस है 5 रुपए, तो राम ने बोला मैं 10 खरीदूंगा, श्याम ने बोला मैं 5 खरीदूंगा। मान लेते हैं राम और श्याम ही टोटल पर्सन है पूरे मार्केट में। सो मार्केट की डिमांड कितनी हुई, 10 + 5 = 15। तो 5 रुपए में अगर बॉल मिलेगी तो 15 क्वांटिटी डिमांड की जा रही है सारे कंज्यूमर की मिला के। अगर अच्छा 4 रुपए हुई तो 4 रुपए हुई तो राम बोल रहा है मैं 20 खरीदूंगा, श्याम बोल रहा है मैं 10 खरीदूंगा, 10 टोटल 30 क्वांटिटी की डिमांड आ रही है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड का मतलब है सारे पर्सन की डिमांड को जोड़ दिया जाए एक कॉमोडिटी के लिए तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। अगर अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो मार्केट कर रहा है यानी कि ऑल पर्सन कर रहे हैं, इसको अगर मैं टेबुलर रूप में शो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। तो जो ऊपर बना हुआ है वो क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो मार्केट डिमांड का मतलब है सारे पर्सन की किसी एक कॉमोडिटी के लिए डिमांड, और इसी को यदि आप टेबल के रूप में शो कर देते हो अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो पूरा मार्केट कर रहा है, तो उसे अपन कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में आपको अंतर पता चल चुका है। सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं।
एग्रीगेटेड डिमांड का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, अभी अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सारे पर्सन की हर कॉमोडिटी के लिए जो डिमांड आती है, सारी कॉमोडिटी की डिमांड को जोड़ दिया जाए, वो भी सारे पर्सन की, तो उसे अपन एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। नेशनल इनकम निकालते वक्त एग्रीगेट डिमांड का रोल आता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या होता है, एक पर्सन की एक कॉमोडिटी के लिए डिमांड। फिर आता है अपना मार्केट डिमांड, यानी कि ऑल पर्सन की एक कॉमोडिटी के लिए डिमांड। फिर आता है एग्रीगेट डिमांड, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ऑल पर्सन की ऑल कॉमोडिटी के लिए डिमांड। तो मैं चाहता हूं कि आपका बेस पूरा ही ज़्यादा क्लियर हो, तो इसलिए मैंने आपको तीनों के मतलब बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब डिमांड शेड्यूल हमारा हुआ समाप्त। डिमांड शेड्यूल का मतलब है अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को शो करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब है किसी एक व्यक्ति की एक कॉमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइस में कितनी कॉमोडिटी वो डिमांड कर रहा है उसको टेबुलर रूप में शो करना। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है सारे पर्सन की किसी एक कॉमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइस में अलग अलग कॉमोडिटी जो वो डिमांड कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी जो वो डिमांड कर रहा है। एक ही कॉमोडिटी लेना, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी लेना है, तो उसे अपन टेबुलर रूप में दिखा दे तो वो बन जाता है हमारा मार्केट डिमांड। आओ एक बार बुक में भी देख लेते हैं। सो देखिए, ये प्राइस लिखा हुआ है, ये डिमांड लिखा हुआ है, ये सिर्फ मिस्टर राम की डिमांड है। तो अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो कर रहे हैं मिस्टर राम, तो उसे अपन कह रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे सर कितनी कॉमोडिटी है, एक, कितने पर्सन की डिमांड दिखा रहे हो, एक, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। It shows various quantity of goods that are demanded by an individual at various level of prices in the market. Now next आ जाते हैं, next क्या है, next कर्व। ये कर्व जो बना हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको बाद में देखते हैं। डिमांड शेड्यूल की मीनिंग अपन पहले क्लियर कर रहे हैं। तो ये आ गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये अलग अलग प्राइस दी हुई है और मान ली है कि मार्केट में तीन लोग हैं, ए, बी और सी। अपने में जैसे राम और श्याम सिर्फ थे, तो तीनों की डिमांड को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो सारे इंडिविजुअल मिलके कर रहे हैं ऑल पर्सन की, अगर उसको टेबुलर रूप में दिखा दिए तो ये मार्केट डिमांड बन जाता है। और रीड कर लेते हैं। इट शोज the various quantity of goods that are demanded by all the consumer very important word है, in the market at various level of prices in the market। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड सबकी जोड़ दी जाए तो मार्केट डिमांड निकल सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं ना, राम की डिमांड और श्याम की डिमांड को जोड़ दो तो मार्केट डिमांड निकल जाएगा। तो सारे इंडिविजुअल डिमांड को अगर जोड़ा जाए, ये सबमिशन का साइन बनाया मैंने, तो क्या मिल जाएगा आपको, मार्केट डिमांड मिल जाएगा। तो अब हमारा डिमांड शेड्यूल होता है पूरी तरह समाप्त। डिमांड का जो अपना टाइप पढ़े अपन, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ये भी अपन समझ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, डेट इज डिमांड कर्व, जो कि आपका ऊपर आया भी है। जैसे ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व दिया हुआ है, नीचे मार्केट डिमांड कर्व भी दिया हुआ है, लेकिन एक बार अपन पहले समझ लेते हैं कि डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल पहले समझते हैं। यहाँ मैंने प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स लिया है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड। 3 रुपये में 10 कॉमोडिटी डिमांड की जा रही है, 2 रुपये में 20 कॉमोडिटी डिमांड की जा रही है और 1 रुपये में 30 कॉमोडिटी डिमांड की जा रही है किसी भी पर्सन की। मान लेते हैं अपन सिर्फ मिस्टर राम की पकड़ के चल रहे हैं। ये मान कर्व समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे को इसका कर्व बनाना है, मुझे इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो किस प्रकार से कीजिएगा, तो आओ इसका कर्व बनाते हैं अपन सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस में आपको लेना है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी लेना है आपको, और वाई एक्सिस में लेना है आपको प्राइस। आओ अपन इस कर्व को बनाते हैं। तो क्या लेना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लेना है क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30। तो मैं 10-10 का गैप ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर बन जाएगा, 10, 20, 30। प्राइस कैसा है, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे भी मैं एक एक का गैप ले लेता हूँ तो भी बढ़िया से बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वाई एक्सिस में आपका प्राइस ले लिया है, ये है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी ले लिया है। तो इसको लिख भी देते हैं एक बार।
सो इधर अपन ने लिख लिया वाई एक्सिस में अपन ने लिया है प्राइस 1, 2 एंड 3 और एक्स एक्सिस में ले लिया अपन ने क्वांटिटी। सर हर बार ऐसे ही करना है, हाँ क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस में आएगी, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस में आएगा। चलो अब पॉइंट को अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो 1 रुपये जब चल रहा था तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी 30, तो ये है 1, ये है 30, तो आपका पॉइंट कुछ इधर बनेगा, ठीक है। फिर जब 2 रुपये प्राइस हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 20, तो ये 2 रुपये और ये है 20, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को अपन प्लॉट कर देते हैं। देन 3 रुपये प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 10, तो 3 ये है 10 ये है, तो ये अपन ने प्लॉट कर दिया। तीनों पॉइंट अपन ने प्लॉट कर दिए। अब क्या करना है अपने को, इसको जोड़ के एक कर्व बना देना है। तो चलो अपन इसको अब जोड़ देते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को अपन जोड़ते हैं, तो ये तीनों पॉइंट को अपन जोड़े और ये बन गया अपना क्या कर्व बन गया। सर इसको क्या कहेंगे अपन, इसको अपन कहेंगे डिमांड कर्व। कैसे बनाए डिमांड कर्व को, ये हमें शेड्यूल दिया हुआ था, डिमांड शेड्यूल है ना भाई, अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को इन द फॉर्म ऑफ टेबल दिखाओगे तो शेड्यूल बन जाता है। डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली अगर मैं प्रेजेंट करूँगा तो क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो डिमांड कर्व हुआ हमारा ख़त्म। क्या है सर डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का मतलब होता है कि डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को ही अपन क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड शेड्यूल को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिमांड कर्व मिल जाएगा। ये अपन ने देख भी दिया है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसी के साथ एक और बात क्लियर समझ में आई अपने को, क्या कि डिमांड कर्व कैसा बनता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये गिरता हुआ कर्व नज़र आ रहा है ना, हाँ जी नज़र तो आ रहा है। आ जाओ एक बार देख लेते हैं। क्या बोला मैंने कि जो डिमांड कर्व है हमारा वो कैसा बना है, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ये अपन समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस के वेरिएबल एंड वाई एक्सिस के वेरिएबल में अगर इन्वर्स रिलेशन हो, कैसा रिलेशन हो, इन्वर्स रिलेशन हो, तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनेगा। एक्स एक्सिस में क्या लिए हैं अपन ने, क्वांटिटी डिमांड लिए है। वाई एक्सिस में क्या लिए अपन ने, प्राइस लिए। आओ देख लेते क्या इनके बीच इन्वर्स रिलेशन है क्या। देखो प्राइस 3 से 2 हुआ यानी प्राइस फॉल हुआ है, क्वांटिटी 10 से 20 हो गया यानी डिमांड जो है वो बढ़ा है। हाँ जी इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई इसको बोलेंगे अपन इन्वर्स रिलेशन। तो हाँ जी एक्स एक्सिस का वेरिएबल डेट इज क्वांटिटी और वाई एक्सिस का वेरिएबल डेट इज प्राइस, इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो कर्व बना है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना है। यहाँ तो अपन ने प्राइस और क्वांटिटी दिखाया, कोई भी वेरिएबल अगर आप ले लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस में और दोनों के बीच में अगर इन्वर्स रिलेशन है तो हमेशा से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनेगा। तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर लेता हूँ, क्या, इन्वर्स रिलेशन, प्राइस ऊपर जा रहा है डिमांड नीचे आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। आओ इसको समझते हैं, अगर प्राइस ऊपर जाता और डिमांड नीचे आता तो भी क्या इन्वर्स रिलेशन है, यस है, प्राइस ऊपर गया है डिमांड नीचे आया है तो भी इसको अपन इन्वर्स रिलेशन ही बोलेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ऐसा दिया होता सर कि प्राइस ऊपर जा रहा है और डिमांड भी ऊपर जा रहा है तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो क्या बोलते हैं इसको अपन डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन नहीं बोलते, डायरेक्ट रिलेशन बोलते। इन्वर्स रिलेशन का एक और नाम है नेगेटिव रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन का एक और नाम है पॉजिटिव रिलेशन। तो ये पर्यायवाची भी याद रखेंगे, सिनोनिम्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको दे देता है इस प्रकार से, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो डायरेक्शन को देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अच्छा, इनवर्स को अपन इनडायरेक्ट रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इनवर्स नेगेटिव या इनडायरेक्ट का मतलब एक ही है, डायरेक्ट और पॉजिटिव का मतलब एक ही है।
तो ये अपन ने समझ गया। डायरेक्शन दोनों का सेम है तो डायरेक्ट, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशन। और हमेशा क्या याद रखेंगे, इनवर्स रिलेशन होगा तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा कर्व सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन वाला अपन सप्लाई में देखेंगे और उसका कर्व भी अपन देख लेंगे, या फिर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में भी देखने वाले। तो जब डायरेक्ट का कोई एग्जांपल आएगा, डायरेक्ट का जो टॉपिक आएगा मेन, तब अपन इसको गहराई में चर्चा कर लेंगे और उसका कर्व कैसा बनेगा उसको भी अपन तभी गहराई में चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए तो आप इतना ही समझो। तो हमने क्या समझ लिया, हमने डिमांड कर्व अच्छी तरह से समझ लिया है और डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये बात को भी अपन ने समझ लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस का वेरिएबल डेट इज क्वांटिटी और वाई एक्सिस का वेरिएबल डेट इज प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, डेट इज वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। आप ट्राई करके देख लेना जितना भी। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। तो देखो, जैसे डिमांड शेड्यूल 2 टाइप का था, वैसे ही डिमांड कर्व भी 2 टाइप का रहेगा। एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व। सर ज़्यादा दिमाग इसमें दौड़ाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल जाएगा, और मार्केट डिमांड शेड्यूल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो आपको मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या दिया होता है, अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो एक पर्सन कर रहा है किसी एक कमोडिटी की। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या रहता है, अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो सारे इंडिविजुअल मिलके कर रहे हैं किसी एक कमोडिटी की। तो वो तो दिया ही रहेगा, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। बस आपको क्या समझना था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यदि आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिलेगा, और मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा, बस और कुछ भी नहीं है। आओ चलो अब इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये आगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट आपको ग्राफ बना के दिखा दिए। तो क्या ये ग्राफ हमने समझ चुका है? तो आंसर इज यस, हमने ये ग्राफ पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। वाई एक्सिस में लिखा हुआ है प्राइस, एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है क्वांटिटी, और बाकी सारे पॉइंट को इसने प्लॉट कर दिया। कौन से पॉइंट को प्लॉट किया सर? ये जो ऊपर लिखा था ना, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो लिखी हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की, मिस्टर राम की, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में जो दिया हुआ था, इसी को ही आपने क्या कर दिया है, ग्राफिकली प्लॉट कर दिया है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमें मिल गया है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में ये प्राइस दी हुई है और ये है मार्केट का टोटल डिमांड, सारे इंडिविजुअल को जोड़ के जो अपन ने निकाला था। तो ये है हमारा क्या, टोटल डिमांड 100 + 150 + 50, तो ये हुआ कुछ 300। यहाँ 500 लिखा हुआ है, बुक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो ये 300 होगा। ठीक है, तो सर मार्केट डिमांड शेड्यूल से अगर मार्केट डिमांड कर्व बनाना है तो क्या करेंगे? तो बेटा देखो, ये प्राइस जो लिखी हुई है इसको प्लॉट करना है इसके साथ, मार्केट डिमांड के साथ। इसके साथ मत कर लेना, इसके साथ करोगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तीनों का जोड़ निकाल लेना, टोटल डिमांड से ही आपको क्या करना है, कर्व बनाना है। यानी 10, 300, 8, 385, 6, 505, 4, 660 और 2, 900। इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो आपका कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि ये लास्ट वाला है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व बोलेंगे। इसने तीनों इंडिविजुअल डिमांड कर्व को बनाया है, पहले ABC तीनों की, और उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व बनाया है। लेकिन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से इंडिविजुअल डिमांड कर्व निकालना अपन ऑलरेडी ऊपर वाले टॉपिक में सीख गए हैं। देन आगे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो या मार्केट डिमांड कर्व हो, दोनों ही क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कैसे कर्व है सर? कर्व तो कुछ इस प्रकार से है, जो कि अपन ने ऑलरेडी बना दिया है। ये रहा हमारा कर्व। तो ये कर्व कैसा है, कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और किस तरह जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। थोड़ा थोड़ा राइट हो रहा है ना, ये लेफ्ट से राइट की ओर। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसा है, लेफ्ट टू राइट, थोड़ा थोड़ा राइट साइड होते जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, जो कि अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यही चीज़ को वहाँ पे वो लिखा हुआ है, आओ देख लेते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है
इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड डिमांड। तो ये बात अपन ने ठीक तरीके से समझ ली है। सो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं अपन समाप्त। अगली क्लास में जहाँ तक अपन ने पढ़ाया है उसको पढ़ के आना, और जो भी नोट्स अपन ने बनाए हैं वो नोट्स आप भी बना लेना। कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप रिवाइंड करके एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। जो नोट अगर मिस हो गया है तो वो नोट भी रिवाइंड करके एक बार लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो आज की क्लास में अपन ने ये सारे पॉइंट सीखे हैं। सबसे पहले डिमांड का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में डिज़ायर, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। एबिलिटी टू पे को परचेसिंग पावर भी कह सकते हैं। देन डिमांड शेड्यूल, अलग अलग प्राइस में अलग अलग कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी जो आप परचेस करना चाहते हैं, जो कंज्यूमर परचेस करना चाहता है, यदि उसको टेबल के रूप में मैं दिखा दूँ तो हो जाएगा डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 5 रुपये 4 रुपये दिखाया और क्वांटिटी डिमांड दिखा दी 10 और 20, तो अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो की जा रही है उसको टेबल के रूप में दिखा दिया, तो ये बन गया डिमांड शेड्यूल। देन अपन ने पढ़ा डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल को ही अगर आप ग्राफिकली प्लॉट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया अपना, डिमांड कर्व मिल जाएगा। फिर है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये चीज़ अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ी, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, किसी एक पर्सन की एक कमोडिटी के लिए डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड यानी किसी एक कमोडिटी के लिए सारे पर्सन की डिमांड, सारे इंडिविजुअल की डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड यानी ऑल पर्सन ऑल कमोडिटी। फिर अपन ने इनवर्स रिलेशन का मतलब समझे। इनवर्स रिलेशन यानी कि अगर एक्स एक्सिस के वेरिएबल और वाई एक्सिस के वेरिएबल के बीच में रिश्ता कैसा हो, उल्टा हो, अपोजिट हो, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि प्राइस ऊपर जा रहा है और डिमांड नीचे, तो आप बोलोगे सर दोनों के डायरेक्शन अलग है, तो इनवर्स रिलेशन है ये। डायरेक्ट रिलेशन अपन ने देखा कि अगर दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा हो, डायरेक्ट हो, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक जैसा जा रहा हो, ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, ये होगा, बाद में पढ़ेंगे अपन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसे अपन कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इनवर्स रिलेशन रहता है। पूरे इकोनॉमिक्स के लिए इसको आपको याद रखना है कि कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो चलिए क्लास करते हैं समाप्त। अच्छे से रिवाइज करके आना, तो नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।